Hello everyone. This is the lecture 9 of the basic concepts of chemistry for class 11th students. And I welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So today in this lecture we'll study chemistry. ठीक है, पहले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, जो जर्नल चीज़ें थी, जो जो भी क्लास 11th के जो बेसिक्स थे, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट अब हम यहाँ से केमिस्ट्री शुरू करेंगे भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला टॉपिक होगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ये जो भी लॉज हम इसमें पढ़ेंगे वो सारे क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, या उन लॉ वो सारे लॉज फॉलो होते हैं। सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले ये दिया किसने था, गिवन बाय एंटनी लेवोजियर। एंटनी लेवोजियर ने दिया था, और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, लेवोजियर को भी फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, तो अब ये लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या बताता है ये लॉ हमें, तो वो लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ना तो हम मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो भी लिख देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ, इन अदर वर्ड्स सम ऑफ द masses of all the reactants is equal to the sum of the masses of all the products। ओके, तो इसका मतलब ये होता है भाई। तो से फॉर एग्जांपल, अगर कोई सी भी रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी ने रिएक्ट करके हमें क्या दे दिया, सी प्लस डी दे दिया। अगर ए का मास कितना है, एक्स है, ये वाई है, ये पी है, इसका मास सी का, और इसका मास क्या हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई जो रिएक्टेंट के मासेस का सम जो है, वो प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर आना चाहिए भाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यही है। वैसे अगर हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन का एग्जांपल देना हो तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2 गिविंग आउट CO2। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं और 32 ग्राम O2 लेते हैं, तो इसमें जो CO2 बनेगी वो 44 ग्राम ही बनेगी, और इतनी ही बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स का मास का सम करें तो कितना आ रहा है भाई, दोनों रिएक्टेंट का मास का सम करें 44 आ रहा है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 ही बनना चाहिए। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लॉ की ओर, डेट इज
सेकंड लॉ, ओके। ऐसा नंबर नहीं है कोई फिक्स, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग की है। लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसने दिया था। गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट। ओके, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है, इन ए गिवन कंपाउंड elements are always present in a definite ratio of atoms and their masses। तो अभी मैं समझाता हूँ इस लॉ का स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, मान लीजिए H2O, H2O एक कंपाउंड है। अब इसके अंदर क्या है, H2O, H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स का रेशियो है वो फिक्स है। अगर एटम्स की बात करें तो 2 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। तो जो एटम्स का रेशियो है, वाटर के अंदर एटम्स का रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब वो वाटर, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इंडिया में जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो 2:1 है, तो आप यूएस में चले जाओ, ठीक है, तो कभी आपको लगे कि वहाँ का तो पानी ही अलग है, 1.9 ऐसा हो जाए, हाइड्रोजन के जो एटम्स है 1.2 ना होके 1.98 हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता भाई। अगर वाटर है वो कहीं से भी लिया जाए, तालाब, यूएस से, जुपिटर, कहीं से भी, अगर वो वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एटम्स का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर एटम्स का रेशियो फिक्स है तो उनके मास का रेशियो भी फिक्स होगा, मास का रेशियो भी फिक्स होगा भाई। हम आप लोगों ने अभी मास के बारे में पढ़ा नहीं है, बट मैं अभी बता देता हूँ आपको। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 U होता है, U यूनिट होती है एटॉमिक मास की। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन का टोटल मास हो गया 2U, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16U। तो जो इनका रेशियो आएगा, मास का रेशियो होगा 1:8, और ये भी हमेशा फिक्स ही रहेगा। अगर एटम्स का रेशियो फिक्स है तो मास का रेशियो भी फिक्स ही रहेगा भाई, यही बताया गया था इस लॉ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लॉ की ओर, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसे भी समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लॉ किसने दिया है। तो ये दिया भाई गिवन बाय जॉन डल्टन। और क्या होता है इस लॉ के बारे में, मतलब क्या बताता है ये लॉ। दिस लॉ स्टेट्स that that for the formation of one or more than one compounds, elements always combine
in such a way that the ratio of their masses comes out to be a whole number. होल नंबर्स। ठीक है, अब इस लॉ का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इस लॉ का मतलब यह है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स मिलके कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, से लेट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इसे बैलेंस करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब उसमें ये बोला गया है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी दो एलिमेंट्स मिलके कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनका जो मास है, जिस मास में मतलब अगर किसी कंपाउंड को बनाना है तो जाहिर सी बात है उनका कुछ मास चाहिए होगा। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हम कितना ले लें, हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लें, और अगर ऑक्सीजन हमेशा फिर 16 ग्राम ही चाहिए होगा। ये कैसे चाहिए होगा ये हम आगे बात करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, 2 ग्राम H2 अगर चाहिए तो हमें उधर से 16 ग्राम O2 चाहिए। तो इनका रेशियो अगर हम बोले, ठीक है, 2 ग्राम 2:16 एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा हमेशा। ठीक है, तो जब भी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे तो इनका रेशियो जो आएगा, इनके मासेस का रेशियो एक सिंपल होल नंबर आएगा। ठीक है, अब बोला था एक कंपाउंड बनाए या एक से ज़्यादा बनाए, तो वो क्या बात थी वो भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 तो बनाते ही हैं, डायरेक्ट कंबाइन होके H2O2 भी बनाते हैं। तो एक से ज़्यादा भी भले बनाए, बट इनका मासेस का रेशियो जो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर्स में ही आएगा। अगर यहाँ बात करूँ, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो इनका भी रेशियो अगर हम निकालेंगे 2:32, इट विल गिव अस 1:16। तो ये भी होल नंबर्स में ही आ गया है रेशियो, तो इसमें भी कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए भाई, ये होल नंबर्स में ही है रेशियो। तो यही बोला गया था इस लॉ में। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मतलब ये एक आपको तरीका भी पता लग गया कि ये रिएक्शन सही है या गलत है, इसे चेक कर सकते हो आप। अगर मासेस का रेशियो होल नंबर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन सही नहीं है। ओके, अगर यहाँ रिएक्शन सही नहीं है तो यहाँ उसमें जो भी चीज़ डाली गई है वो उतनी रिएक्ट नहीं हुई होगी। चलिए फोर्थ वाला लॉ पढ़ लेते हैं। फोर्थ लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट के नाम से ही है, हमें पता लग गया। गिवन बाय, पूरा नाम क्या है वो भी बता देते हैं आपको। गिवन बाय जोसेफ लुइस गे-लुसैक, इन्होंने दिया था ये लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस, व्हेन, ये गैसियस के लिए है लॉ स्पेशली, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन, they do they do so in a simple ratio by volume, provided that provided that all the gases are at
same temperature and pressure. तो देखिए भाई, इसमें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, चाहे वो गैसेस क्या है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट दे रही हैं, या किसी रिएक्शन में गैसेस रिलीज होती हैं, तो उनका जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O, अगर H2 गैस और O2 गैस कंबाइन होती है और उससे हमें वाटर मिलता है, ठीक है, H2O लिक्विड, तो ये जो दो गैसेस कंबाइन होंगी, ठीक है, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूँ, 2H2 और ये बैलेंस हो गई भाई। अब देखिए, अगर ये क्या होगी, अब ये कंबाइन होंगी तो ये किस में कंबाइन होती हैं, अगर 100 ml हम H2 लेते हैं, अगर 100 ml H2 लेते हैं तो हमें 50 ml क्या चाहिए, 50 ml O2 चाहिए। तो इनका रेशियो देखिए, अब ये इतना ही क्यों चाहिए इसकी बात मैं करूँगा अभी आगे, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है अभी स्टोइकोमेट्री के बारे में, कैसे रिएक्शन कितना कौन रिएक्ट होता है, तो उसकी बात की जाएगी अभी। तो यहाँ पे जो इनका रेशियो आ जाएगा वो देख सकते हो आप, ये आ जाएगा, ये आ गया 2:1, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम्स कैसे कंबाइन होते हैं और कितना प्रोड्यूस होता है, ये हमें कैसे पता लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो भी किसी भी कंपाउंड के आगे जो नंबर लिखा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसे स्टोइकोमेट्री बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री बोलते हैं या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, कुछ भी बोलो। मेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो होता ये है कि जैसे H2O को आप देखोगे, H2 को देखेंगे, इसका 100 ml लिया हमने वॉल्यूम, तो इसकी स्टोइकोमेट्री के हिसाब से ही O2 का वॉल्यूम भी कंज्यूम हो रहा है, इसके स्टोइकोमेट्री 2 है, यानी कि हमें डबल अमाउंट में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की स्टोइकोमेट्री 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने H2 को 100 ml ले लिया तो O2 को आधा लेना होगा हमें, 50 ml। ओके, तो इसी से हम वाटर के बारे में भी बता सकते हैं। वाटर को देखिए, अगर हमने 100 ml H2 लिया है और इसकी स्टोइकोमेट्री भी 2 है और H2 की स्टोइकोमेट्री भी 2 थी, तो यानी कि जितना हमने H2 लिया है उतना ही वाटर भी बनेगा। तो यहाँ पे कभी आप अपना दिमाग मत लगा देना, 100 + 50 ml क्या 150 ml वॉल्यूम, मतलब जो वाटर का वो प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, वो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से होता है। यहाँ 100 ml वाटर बनेगा भाई, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि हमने 100 ml H2 ली है और साथ में हमने 50 ml O2 लिया है, तो इससे 150 ml H2O बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनेगा। जो हमने पीछे लॉ पढ़ा था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कुछ नहीं होता है भाई। ऐसा कभी किसी रिएक्शन में कभी भी नहीं बोला गया होगा किसी लॉ में कि वॉल्यूम कंजर्व रहता है। जो पहले वॉल्यूम था सभी रिएक्टेंट्स का ऐड करके वो बाद में प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ध्यान रखें भाई, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से वॉल्यूम कितना किसका बनेगा या कितना किसका कंज्यूम होगा, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। our last law of chemical combination, that is Avogadro's law। Avogadro's law of gaseous volume पूरा बोल देते हैं इसे। तो ये तो आपको पता ही लग गया किसने दिया है, गिवन बाय एवोगैड्रो। चलिए भाई, अब इसका स्टेटमेंट ये क्या बोलता है, दिस लॉ states that when this law states that when equal number of gases
सॉरी, इक्वल नंबर नहीं, इक्वल वॉल्यूम। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द, यहाँ पे व्हेन भी नहीं आएगा, यहाँ से हमारा लॉ शुरू होता है। दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, same temperature and pressure should contain same number of moles and molecules। कोई भी गैसेस हो, ठीक है, अगर कोई भी कैसे भी गैसेस हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ए बी कोई सी भी दो गैसेस हो, अलग अलग कंटेनर में रखी हो, तो मान लीजिए ये मैं बना देता हूँ, ये कंटेनर एक ये है और दूसरा कंटेनर ये है, ठीक है, कंटेनर 1 and this is the container 2। इसमें क्या है भाई, मान लीजिए यहाँ पे हीलियम गैस को रखा गया है इसके अंदर, और यहाँ पे H2 गैस को रखा गया है, और अगर इनका वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी V है और इसका वॉल्यूम भी V है, टेम्परेचर भी सेम पे रखा हुआ है, इधर भी टेम्परेचर T है, इधर भी है, इधर P है प्रेशर और इधर भी P प्रेशर है, तो इनके क्या होंगे, इनके मोल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। contains contains same number of moles and molecules। ओके, मोल्स अभी पढ़े नहीं है हमने, मोल कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, तो आगे जाके आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। अभी के लिए हम याद रखेंगे या ध्यान में रखेंगे, बट ये आप खुद भी बता सकते हो, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे आप बता सकते हो कि ये कैसे बराबर होंगे, ठीक है। तो कंटेनर 1 की अगर बात करें, और कंटेनर 1, ओके, और यहाँ पे बात करेंगे हम फॉर कंटेनर 2। तो यहाँ पे कंटेनर 1 में हमें वॉल्यूम पता है V है, टेम्परेचर पता है T है, प्रेशर पता है P है, तो अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। यही आइडियल गैस इक्वेशन थी, और यहाँ पे क्या था, N हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर 1 विल बी इक्वल टू, प्रेशर P ही है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और R तो कांस्टेंट ही है, तो ये आ जाएगा PV अपॉन RT। और अगर दूसरी तरफ भी आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें, दूसरी तरफ का भी वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब बराबर है, तो भाई दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ भी जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो PV अपॉन RT के बराबर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 और N2, नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर 1 और कंटेनर 2 बराबर हैं। तो यही एवोगैड्रो लॉ ने समझाया था, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं, मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, बट एटम्स की बात करें अगर, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एटम्स, कि एटम्स भी दोनों के बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये बात का आपको पता लगेगा थोड़ा सा। अभी हम और थोड़ा इसे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत है वो पढ़ने के बाद हम फिर वापस आएंगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एटम्स बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना अभी के लिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एटम्स। चलिए, अब अगला हमारा टॉपिक, ये हमारे लॉज खत्म हो गए भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है भाई।
और वो पोस्टुलेट्स क्या हैं लिखने की वजह मैं इसके अंदर इंसर्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब 1 मिनट की शांति बनाएंगे। आई विल इंसर्ट इट। देखिए भाई, हमने कर दिया इसे इंसर्ट, तो आप लोग, हम सभी लोग मतलब इसे पढ़ेंगे और समझ लेते हैं कि डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दिए थे उनका मतलब क्या है। तो देखिए, जो पहला था, फर्स्ट वन, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सॉरी इनडिविजिबल एटम्स। जो पहला पोस्टुलेट जो होते थे, पहली बात तो पोस्टुलेट क्या होते हैं, किसी भी कोई भी कही बातें विदाउट एविडेंस। इसका एविडेंस नहीं है भाई, वो सही भी हो सकती थी फ्यूचर में जाके और गलत भी हो सकती थी। तो पोस्टुलेट जो होते हैं वो विदाउट एविडेंस होते हैं, और ये तो बाद में ही पता लगता है सही है या गलत है। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है। मैटर, ये बोल रहे हैं कि मैटर मैटर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, इनडिविजिबल एटम से मिला होता है, मतलब एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यही डाल्टन की जो पॉस्टुलेट थी वो गलत थी भाई, ये रॉन्ग है। ठीक है, पहला पॉस्टुलेट गलत, क्योंकि जो एटम्स हैं उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एटम्स के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये गलत था। और दूसरी पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं, उसमें बोला गया है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। इन्होंने बोला कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम है, मान लीजिए सोडियम के 2 एटम्स हैं, सोडियम सोडियम, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2। अगर ये दोनों एटम सोडियम है तो ये हर तरीके से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शन रिएक्शन सब आइडेंटिकल होना भी चाहिए, और इनका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ये बोला गया था। और अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे, मान लीजिए एक एटम सोडियम का है और दूसरा एल्यूमिनियम का है, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी और उनका मास भी अलग अलग होगा। ठीक है, बट ये पोस्टुलेट भी पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम एलिमेंट्स के एटम हो, बट उनका मास जो है वो अलग अलग हो। तो वो मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तीन तीन तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1 भी होता है। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनका मास 1 U होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मास 2U होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मास 3U होता है। तो मतलब ये भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पार्शियली करेक्ट है ये। प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती हैं, बट जो डल्टन ने बोला वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं है, पार्शियली करेक्ट। और इन्हें क्या बोलते हैं ऐसे एटम्स को, जिनका जिनका क्या होता है कि एटम्स तो सेम एलिमेंट के हैं बट उनका मास अलग अलग है, इन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है भाई। इनके बारे में आगे भी हमें पढ़ना है। थर्ड जो है, ऑक्सीलेट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एज ए फिक्स्ड रेशियो। हाँ, तो ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था, कोई भी कंपाउंड तभी बनता है जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था ये वही है। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही है ये, कि डेफिनेट रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और तभी क्या बनता है, हमारा विनय कंपाउंड बनता है। और बात करते हैं फोर्थ वाले की, केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स जो होते हैं वो ना तो बढ़ जाते हैं ना कम होते हैं, मतलब एटम बढ़ भी नहीं सकते हैं और कम भी नहीं हो सकते हैं, वो केवल रीऑर्गेनाइज होते हैं। मान लीजिए कोई पहले किसी दूसरे के साथ जुड़ा था, वो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा बाद में। ओके, तो रीऑर्गेनाइजेशन ही होता है कि एटम प्रोड्यूस नहीं हो सकते। जब एटम प्रोड्यूस नहीं हो सकता है तो मतलब कोई मास प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ना ही मास भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो ये जो फोर्थ जो पोस्टुलेट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही बताता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया भाई।
चलिए, तो डाल्टन के पोस्टुलेट्स खत्म। अब आगे बात करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, एटम से इंडिविजुअल नहीं है, एटम इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। ठीक है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और वो पार्टिकल क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो ये तो पता ही है हमें। यस, एटम इज डिविजिबल। तो एटम के अंदर क्या क्या होता है वो मैं बना देता हूँ। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और एटम के चारों ओर क्या होता है, शेल्स होती हैं। ओके, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर पे बिल्कुल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और शेल्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये जो भी मैंने शेल्स बनाई हैं, ये तीन जो बनाई हुई हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। तो ये बात आपको पता है। तो एटम के अंदर तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इनके बारे में बात करते हैं, ये है क्या क्या है और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। इधर मैं लिख लेता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, और यहाँ पे हम उनका क्या लिखेंगे, यहाँ पे उनका चार्ज लिखेंगे, और इधर हम उनका मास लिखेंगे भाई। तो पहला ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम प्रोटॉन। प्रोटॉन को P पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन के चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसा कि इसके सिंबल में भी देखा जा सकता है, पॉजिटिव लिखा है। और कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास है, काफ़ी कम, बिकॉज प्रोटॉन तो एटम ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो प्रोटॉन तो और भी ज़्यादा छोटा हो गया। छोटी चीज़ का मास तो कम होगा ही भाई। सेकंड सेकंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारा वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज जीरो होता है, तो इसीलिए कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इसका मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, 1.67495 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब थर्ड बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो चार्ज है वो है -1.6, नेगेटिवली चार्ज होता है ये, तो माइनस का चार्ज होता है इसमें, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को आप छोड़ दीजिए, केवल वैल्यू वैल्यू वो देखो, तो वैल्यू बराबर है बट अपोजिट साइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। और इसका जो मास होता है वो होता है 9.10952 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो है आप देख सकते हो 10⁻⁻31 के ऑर्डर का आ रहा है, तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफ़ी कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी वैल्यू को याद रखें बस इसमें। ठीक है, पूरे नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एग्ज़ाम से यार हमें ये सब आपको गिवन होगा। ठीक है, तो चार्ज और ये जो मास की पूरी वैल्यू नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए।
और हम ये भी लिख सकते हैं कि मास क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर था, और जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो काफ़ी कम था। ठीक है, काफ़ी कम था मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है भाई। तो हम क्या करते हैं, अगर पूरे एटम के मास की अगर बात की जाए, पूरे एटम के मास की बात की जाए, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। एटम के मास में हम इसे काउंट नहीं करेंगे भाई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही कंट्रीब्यूट किया जाता है अगर एटम का मास हमें बताना है तो। contributes to the total mass of the atom। एटम का टोटल मास बताना है तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसीडर नहीं किया जाता है। और आपको अभी थोड़ा थोड़ा अभी याद आ रहा होगा कि रदरफोर्ड जब थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें रदरफोर्ड मॉडल जब पढ़ा होगा आपने एटम्स के बारे में, तो उसमें ये बोला गया था कि एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर पे, उसके सेंटर पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे होता है इसका पूरा मास। तो अब आपको समझ में आया होगा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। तो इसीलिए बोला गया था वो कि पूरे एटम का मास जो होता है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब और बात कर लेते हैं, कुछ और चीज़ों की भी बात करते हैं भाई। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता था, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, 9th क्लास में, आई थिंक 9th या 10th में कहीं पढ़ा होगा आपने। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है हमेशा। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है भाई। ठीक है, अगर कोई एटम न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल एटम यानी कि इसके ऊपर किसी तरीके का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो न्यूट्रल एटम के लिए जो Z होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा केवल। ठीक है, ये तो ऑलवेज है, ये तो ऑलवेज है। बट ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये तभी होगा, ये वाली चीज़ तभी होगी जब जो एटम है वो न्यूट्रल हो गई। तो ये आपको पता है। अब हम एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। यहाँ इसे मास नंबर भी बोलते हैं, और मास नंबर इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है वो भी हम बता देते हैं आपको। जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर कैपिटल ए वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम के बराबर होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया जाता है, पहले ही बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन्स को मास में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया जाता है एटम के मास में। तो यही बात यहीं पे आ गई भाई। चलिए, अब हम ये काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं भाई। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन
ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स उसका सिंबल होगा, दिस इज द सिंबल, और हमेशा नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नॉट ए, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जेड लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा मास नंबर होगा, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर को लिखा जाता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम को। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो आपको दो बातें हमेशा उसमें से पता लग जाएंगी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है और उसका मास नंबर कितना है भाई। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आपको पता होगा आपने क्लास 10th में पीरियोडिसिटी चैप्टर जो भी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या बताता है, वो क्या बताता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर आर द पीरियोडिक फंक्शन डिग्री। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या होता था वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी दो एटम्स हैं, ठीक है, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, जैसे मैंने कुछ एक्स लिख दिया, एक्स का एटॉमिक नंबर जेड है, और इधर कोई वाई एटम लिख दिया और उसका एटॉमिक नंबर जेड है। अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, अगर इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी, इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। मास भले ही अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मास अलग अलग हो सकता है, बट बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ सेम होगा। और अगर ये सब कुछ सेम होगा तो ये एलिमेंट भी सेम ही होंगे, यानी कि एक्स और वाई एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर सेम एटॉमिक नंबर है देन सेम एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट सेम है या नहीं है, मतलब एलिमेंट का जो मेन बेस है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो इसे आप ध्यान दिमाग में रखेंगे। अब आगे चलते हैं अभी। देखिए, अब हम शुरू करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कुछ नहीं है, द मास ऑफ एन एटम इज नोन एज, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, इज नोन एज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट भी लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास इज नोन एज, उसे एटॉमिक मास बोला जाता है। ओके, तो अब क्या है, अब इसकी आगे कहानी क्या है। जैसे कि हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, एटम विजिबल भी नहीं होता है। तो उसका मास कैसे मेजर करें हम, उसका मास मेजर करना बड़ा ही डिफिकल्ट था। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया भाई, उसके लिए हमने एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है, कार्बन 12 एटम को रेफरेंस ले लिया हमने। तो रेफरेंस से ही मास को फिर हमने क्या किया, कार्बन 12 एटम को रेफरेंस ले लिया, उसे हमने मान लिया कुछ, भाई इसका मास इतना होगा, और उसी से बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर कर करके, ठीक है, उससे कंपेयर कर करके बाकियों को भी उनके मास असाइन कर दिए गए।
ठीक है। आसान भाषा में जैसे मैं समझाऊं कि जैसे हम जो भी अभी मास जो हम डे टू डे लाइफ में केजी के बारे में 5 केजी है 3 केजी, ये कैसे पता लगा? केजी भगवान ने बना के तो नहीं दिया था कि ये 1 केजी है भाई। तो ये हमने खुद से एक रेफरेंस लिया था कि इसे इस चीज़ को हम 1 केजी बोलेंगे, और उसके बाद में उसी से हमने बाकी सबको कंपेयर किया। अगर उससे वो दुगना अगर उससे दुगना मास है किसी का 1 केजी से, तो उसे 2 केजी बोलेंगे। अगर उससे 10 गुना है तो उसे 10 केजी बोलेंगे। तो ऐसा होता है रेफरेंस। तो हमने रेफरेंस क्या सेलेक्ट किया, और मीजरिंग, ठीक है, मीजर तो नहीं किया एग्जैक्टली क्या, हमने एक एस्टिमेट ही लगाया यहाँ पे, और असाइनिंग, ठीक है, और असाइनिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। वे तो कर ही नहीं सकते थे उसे। वी टुक द वी टुक कार्बन 12 एटम एज ए रेफरेंस, इसे हमने रेफरेंस लिया। ओके, और इसी से हमने अपनी जो एटॉमिक मास की यूनिट थी वो डिफाइन की। ठीक है, हमने बोला कि हम एटॉमिक मास को एएमयू यूनिट में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एएमयू हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू बोलिए चाहे 1U बोलो, ये बात एक ही है। ठीक है, एएमयू, कभी एएमयू यूज करते हैं कभी यू करते हैं, बात एक ही है। और हमने इस कार्बन 12 से ही हमारी मास की यूनिट थी, जो एटॉमिक मास की यूनिट थी, उसे डिफाइन किया। हमने बोला कि जो एक एएमयू होगा वो 1/12 होगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जो 12th मतलब 12वां हिस्सा होगा, उसे हम 1 एएमयू बोलेंगे। ओके, तो ये हमने रेफरेंस लिया था। तो 1 एएमयू हमें पता लग गया, 1 एएमयू हमें पता लग गया। और जो कि आगे किसके बराबर था, ये 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर भी था। तो हमें ये याद रखना है भाई, 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 1 एएमयू 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। तो ये हम रट लेंगे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने अपनी यूनिट को डिफाइन किया, यहाँ पे मास को हम मेजर करने के लिए हमने एक अपनी नई यूनिट बनाई, एएमयू। ठीक है, या यू, जो मर्जी बोलो, एएमयू या यू। तो उसे डिफाइन कर लिया हमने, तो इससे ही। और हमने ये भी बोल दिया है कि जो एक एमयू होगा, ठीक है, वो कार्बन 12 के मास का जो 12वां हिस्सा होगा, ठीक है, 12th पोर्शन होगा, उसके बराबर होगा। तो हमने कार्बन 12 से ही कंपेयर करना शुरू कर दिया बाकी सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, और बाकियों को भी मास असाइन करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए ये C12 एटम था। ओके, C12 एटम का मास था 12 एएमयू, और हमें किसी और एलिमेंट का मास निकालना था, से मैग्नीशियम का मास हमें निकालना था, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जो था वो 2 टाइम्स हैवियर था इससे। मतलब ऐसे कंपेयर कर करके निकाला था। मतलब रेफरेंस कैसे मानते हैं और बाकियों के मास कैसे देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नीशियम क्या था, 2 टाइम्स हैवियर देन कार्बन 12 एटम। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि उसका मास क्या होगा, उससे दुगना होगा। उसका मास उससे दुगना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम एटम का मास क्या होगा, मैग्नीशियम एटम का मास 24 एएमयू होगा, या यू भी बोल सकते हो, 24 यू होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो बाकी सारे एलिमेंट्स के मास कार्बन 12 एटम से ही कंपेयर कर करके, ठीक है, वो उससे कितने गुना हैवियर है या कितने गुना लाइटर है, ठीक है, कितने टाइम्स लाइटर है कितने टाइम्स हैवियर है, उससे दिया गया था भाई इनके मास। तो ये एटॉमिक मास ऐसे निकाले गए थे कुछ,
और आपको जो एटॉमिक मास याद होने चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में हम पूरे केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे हर जगह उनका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास आपको कुछ याद होने चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे जो आपको याद करने हैं एटॉमिक मास, जिन जिन एलिमेंट के याद होने चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ भाई, जो चीज़ याद करनी है आपको। देखिए भाई, ये कुछ ही स्पीसीज हैं जिनके मास आपको क्या कर लेने हैं, याद होने चाहिए। RML, इनको रटा मार लेना है, इनके एटॉमिक नंबर सीक्वेंस से एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक आपको इन सभी के मास याद होने चाहिए। सामने मास लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हो भाई। ओके, तो एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया। एटॉमिक मास कैसे मेजर किया जाता है, कार्बन 12 उसका रेफरेंस था। एटॉमिक मास यूनिट जो हमने मानी थी वो उसका वो केजी में कितने केजी के बराबर होती है, वो ऊपर लिखा है भाई, उसे याद रखना है आपने। 1 AMU 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। तो इस कार्बन 12 एटम से हमने सभी को मास असाइन कर दिए। हमें सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से कुछ याद रखने पड़ेंगे हमें। अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के मास के रेस्पेक्ट में किसी किसी को मास असाइन करना, डेट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सीधा मैं फार्मूला लिखता हूँ। अगर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखें अगर हम, तो उसका फॉर्मूला ये होता है भाई, मास, सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पता लग जाएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, अभी ये हमने ऊपरी टेबल में लिखा है भाई। ऊपरी टेबल में आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है। तो ये याद रखना भाई, बाकी सारे ही याद रखने हैं, खैर हाइड्रोजन नहीं, बाकी सारे ही याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं 1U भी लिख सकता हूँ। तो मतलब 1U से अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात आपको समझ आ गया होगा। वैसे 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें सेम नंबर ही मिल जाएगा, बट उसकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हमें सोडियम के लिए निकालना है, और सोडियम एटम, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो 23U होता है। और अगर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम एटम के एटॉमिक मास को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट 23। 23 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। यानी कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट इतना सही फ़र्क है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। और एटॉमिक मास की यूनिट होती है, जिसे यू या AMU बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा हो तो हम उसका एटॉमिक मास बता सकते हैं, वही होता है, उसके बराबर ही होता है भाई। तो ये आसान चीज़ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास बिल्कुल सिमिलर ही है जैसा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, वैसा ही है कुछ। डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते थे उसमें, ऐसे ही यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन से, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया जाएगा। आसान चीज़ है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है
आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। पीछे भी शायद अब मैंने आपको ये वर्ड बताया था, पता नहीं आपको अभी याद है या नहीं याद है, इतने में भूल गए हो पता नहीं मुझे, बट आइसोटॉप्स क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तभी तो एक ही एलिमेंट के हो गए। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, बट इनके मास जो होंगे वो अलग अलग होंगे। डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटॉप्स, उन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है भाई। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। भाई ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ओके। और इनमें देखिए सबके जो मास हैं वो अलग अलग हैं। मास नंबर ऊपर लिखा होता था सुपर स्क्रिप्ट में, तो देखिए मास एक का 1 है, फिर दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। इनके एटॉमिक नंबर सेम है बिकॉज ये सारे ही हाइड्रोजन है। अगर सेम एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है उनके एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे। तो ये आइसोटॉप्स के एग्जांपल हो गए। इस हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसे प्रोटियम भी बोलते हैं। इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं भाई, और इसे इसे सिंपली एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे सिंपल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थर्ड जिसका एटॉमिक मास 3 होगा, इसे ट्रीटियम भी बोलते हैं और इसे कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीटियम का नाम पता नहीं आपने पहले कभी सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो नागासाकी जापान में अमेरिकन द्वारा क्या किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड किया गया था, उसमें ट्रीटियम का यूज किया गया था। तो यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब exploded at नागासाकी, नागासाकी जापान। तो ट्रीटियम का यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब्स में, ठीक है। अच्छा तो तो नेचर में हाइड्रोजन के क्या करते हैं, 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट इनमें से जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टेबल हों, तो जो कम स्टेबल होता है वो कम मिलता है हमें, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन का वो ये होता है भाई, प्रोटियम होता है मोस्ट स्टेबल। बाकी सारे क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, लेस स्टेबल हैं, इसीलिए कम मिलेंगे, परसेंटेज भी इनका कम होगा नेचर में, ये स्टेबल नहीं। और बात कर लेते हैं आइसोटॉप्स के, और भी एग्जांपल हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन सॉरी, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं भाई, ये तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमने रेफरेंस लिया था उसमें खाली कार्बन ना लिख के हमने क्या लिखा था, कार्बन 12 लिखा था। वो इसीलिए लिखा था कि कोई मतलब क्लियर रहे हमारा कंसेप्ट कि हमारा रेफरेंस कौन सा वाला कार्बन है। बिकॉज कार्बन तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, 13 भी एग्जिस्ट करता है, 14 भी एग्जिस्ट करता है और 12 भी एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा मिलता है हमें नेचर में, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। चलिए, और आइसोटॉप्स के बारे में एक और ख़ास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। ट्रीटियम वगैरह के एग्जांपल आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर हम इनमें या इसी का एग्जांपल दे सकते हैं, वो खास बात यह है कि इनमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं भाई। आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूँ
तो हमने पीछे ही पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, या एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इन सब में जो प्रोटॉन होंगे वो 666 ही होंगे। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो भाई ये न्यूट्रल हैं सारे, न्यूट्रल हैं ये सारे, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने इनके अंदर प्रोटॉन होंगे, तो वो भी 666 होंगे। बट अगर किसकी बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। हमें एटॉमिक नंबर भी पता है इन तीनों का, ठीक है, प्रोटॉन्स भी पता है, तो हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे आएंगे 6, यहाँ पे आएंगे 7 और यहाँ पे आएंगे 8। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, बाकी सब सेम सेम होता है। लिख लेते हैं नोट, isotopes have different number of neutrons। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइसोटॉप आपको दिख गए, ठीक है, कार्बन के आइसोटॉप होते हैं 3। तो मतलब कार्बन की ये तीनों तीनों जो एटम्स हैं ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हालांकि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है वो अलग बात है। तो अगर अगर हमसे कोई पूछे कि आप कार्बन का हमें एटॉमिक मास बताओ, तो हम क्या बताएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास 3 एटम्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक में मास 12 है, एक में 13 है और एक में 14 है भाई। तो हम कौन सा बताएंगे कि कार्बन का मास कौन सा है। तो ऐसे केसेस में जिन भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्या निकाला जाता है, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास उनके लिए निकाला जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। किनके लिए कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्स हैविंग आइसोटॉप्स। जिनके भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ही निकाला जाता है। चलिए, अब कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, तो उसका फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास अगर कभी भी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ, ये समीशन का साइन है सिग्मा, समेशन समीशन ऑफ सभी आइसोटॉप्स के लिए, ठीक है, उनका रिलेटिव अबंडेंस जो परसेंटेज में दे रखा होता है कि इतने परसेंट वो एग्जिस्ट करता है, रिलेटिव अबंडेंस की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उनके एटॉमिक मासेस से करेंगे, पर्टिकुलर आइसोटॉप का एटॉमिक मास जो होगा उससे करेंगे, सभी के ऐसे ही मल्टीप्लाई करके रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास को सभी के मल्टीप्लाई करके ऐड करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं भाई। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक का मास 35 होता है और दूसरा 37 होता है। और इनका जो रिलेटिव अबंडेंस होता है, रिलेटिव अबंडेंस वो 35 वाला जो आइसोटॉप होता है वो 75% हमें मिलता है नेचर में, और 37 वाला 25% मिलता है। तो अब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज अबंडेंस
जो भी है रिलेटिव अबंडेंस जो है 35 वाले के साथ 35 के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द क्लोरीन 37 दैट इज 25 मल्टीप्लाइड विथ 37 यू और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे भाई। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.5 यू। तो ये हमने इसका क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल दिया। तो जिन भी एलिमेंट्स का आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है हमेशा। तो देखिए क्लोरीन का 35.5 होता है, तो आप इस टेबल में भी देख सकते हो क्लोरीन का मास कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 35.5 ही लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया और ये एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का तो 1U है, बिकॉज हाइड्रोजन के तो 3 एग्जिस्ट करते हैं H1 H2 H3। तो इसका 1 क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 का जो परसेंटेज होता है वो 99% होता है। फिर ये 99% होता है तो जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो 1 के करीब ही आएगा, बहुत करीब आएगा, तो इसीलिए 1 ही लिख दिया जाता है इसे। तो ये कहानी है। ऐसा ही क्लोरीन के लिए, सॉरी कार्बन के लिए भी है। कार्बन ऐसे तो कार्बन 13 कार्बन 14 ठीक है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट इसका मास 12 ही क्यों है? बिकॉज ये जो कार्बन 12 है हमारा, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, ये 99% ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे वो 12 के अराउंड ही आएगा, तो इसीलिए इसे 12 लिख दिया गया है भाई। तो ये कहानी होती है एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल करवाया, अलग अलग आइसोटॉप्स दे देगा, उनका रिलेटिव अबंडेंस भी वो बता देगा और आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा। तो भाई ये फार्मूला यूज़ करके आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो, ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ओके, और इस पे एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कोई आइसोटॉप्स हो, अलग अलग एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स हो, उनका एवरेज एटॉमिक मास दे दे, बाकियों की परसेंटेज दे दे, एक की परसेंटेज आपसे पूछ ले, तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जांपल मैं अभी इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, ये क्वेश्चन आप करोगे घर से। ओके, इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो मैं बता देता हूँ आपको। 3 आयरन के आइसोटॉप्स हैं, 54, 56 एंड 57। 3 आइसोटॉप्स हैं और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो दे रखा है हमें 55.95 यू। और उसके बाद में हमें रिलेटिव अबंडेंस 2 के लिए बता रखी है, 54 Fe के लिए भी बता रखी है और 56 Fe के लिए भी बता रखी है, 5% एंड 90%। तो आपको जो हमारा जो लास्ट था हमारा 57 जो था आइसोटॉप 57 वाला, इसके लिए परसेंटेज यानी कि रिलेटिव अबंडेंस निकालनी है। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसे आप लोग करोगे भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आइसोटॉप्स होते हैं ऐसे कुछ और चीज़ें भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट having सेम मास नंबर। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे, बट उनका मास नंबर सेम होगा तो उन्हें आइसोबार्स बोला जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन 1840 होता है और कैल्शियम क्या होता है 2040 होता है। ठीक है, तो इनका जो मास है, मास से क्या है, सेम है, बट दोनों अलग अलग, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एलिमेंट्स भी अलग अलग है,
बट इनका मास जो है वो सेम है। तो ये आइसोबार्स हो गए भाई, आइसोबार्स ऐसे होते हैं। और बात कर लेते हैं आइसोटोन्स की, बात कर लेते हैं। आइसोटोन्स क्या होता है? एटम्स atoms having atoms having same number of neutrons, same number of neutrons are known as isotons। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो तो उन्हें आइसोटोन्स बोला जाएगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसका एग्जांपल होगा 1H3 एंड हीलियम 2 4। ओके, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 है और इधर 2 है। एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो एटॉमिक मास से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? बराबर हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया आइसोटॉन्स का भाई। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सिंपल, द मास ऑफ द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल सॉरी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब मुझे बताइए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको पता होगा मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन एटम्स का, तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो जितने भी एटम से मिलके बना हुआ है उनके एटॉमिक मास का सम करके ही आएगा। तो इन अदर वर्ड्स मैं लिख देता हूँ, इन अदर वर्ड्स molecular mass is the molecular mass is the sum of the masses of all the atoms present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मासेस को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, एटम्स के मास को ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगर इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो इन एटम्स के मास का हम सम कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा H2O का। मास ऑफ H2O which will be equal to 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन एटम का 1 U होता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम थे तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन एटम का मास 16 U होता है। ये आपको याद हो जाएंगे भाई, जब आप पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएंगे ऐसे ही। तो 1 इंटू एक ही एटम है तो 1 इंटू 16 U, तो टोटल जो मास आ जाएगा वो 18 U आ जाएगा भाई। तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाला जाता है, आसानी से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। और कमाल की बात देखिए कि मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, एटॉमिक मास को ऐड करके ही मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है हमें। इसीलिए दोनों की यूनिट भी सेम ही है। एटॉमिक मास को भी यू में मेजर किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास को भी यू में ही मेजर किया जाता है। तो वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज यू, बिकॉज
molecular mass is nothing different from atomic mass. It is the sum of the atomic masses. Mass is U. चलिए भी हमें आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा. किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी तो वो भी आप लोग बताओगे भाई. सो थैंक यू वेरी मच.